नमस्कार। करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स की आज टू द पॉइंट सेशन में हम बात करेंगे G7 शिखर सम्मेलन 2022 के बारे में। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। चर्चा में क्यों? जर्मनी में हुए 2 दिवसीय G7 शिखर सम्मेलन जो कि 48वां था में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। अब जान लेते हैं G7 समूह के बारे में। G7 कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका का एक अंतर सरकारी संगठन है। इस समूह का गठन वर्ष 1975 में किया गया था। गठन के समय जर्मनी, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, इटली, जापान और अमेरिका थे। बाद में 1976 में कनाडा और 1998 में रूस शामिल हुआ। वर्ष 2014 में रूस समूह से बाहर हो गया। यह देश दुनिया की 7 सबसे बड़ी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के साथ वैश्विक शुद्ध संपत्ति का 62% से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं। G7 देश नाम मात्र मूल्यों के आधार पर वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 46% से अधिक और क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 32% से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं। G7 शिखर सम्मेलन में यूरोपीय संघ भी प्रतिनिधित्व करता है। बता दें कि मेजबान देश गैर सदस्यों को शिखर सम्मेलन में भागीदार देशों के रूप में भाग लेने के लिए आमंत्रित करता है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने G7 2022 की बैठक में भारत सहित अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल और दक्षिण अफ्रीका को आमंत्रित किया। संयुक्त राष्ट्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक सहित कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी शिखर सम्मेलन में भाग लिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने वर्चुअली हिस्सा लिया। चर्चा के विषय एवं मुद्दे। G7 शिखर सम्मेलन में आर्थिक स्थिरता एवं ट्रांसफॉर्मेशन, सस्टेनेबल प्लैनेट, वैश्विक स्वास्थ्य में सुधार, सतत निवेश और मजबूत एकजुटता के क्षेत्रों पर चर्चा की गई। जलवायु क्लब की अवधारणा। जलवायु क्लब की अवधारणा नोबेल पुरस्कार विजेता विलियम नॉर्डहाउस ने 2015 में दी थी। इस अवधारणा को व्यक्त करते हुए नॉर्डहाउस ने कहा था कि मौजूदा जलवायु समझौतों की स्वैच्छिक प्रकृति के कारण पर्याप्त प्रगति नहीं हुई है। G7 शिखर सम्मेलन में नॉर्डहाउस की इस बात को स्पष्ट करते हुए कहा गया कि जो देश उत्सर्जन कम करने के लिए गंभीर हैं वह एक साथ आ सकते हैं और एक क्लब बना सकते हैं। G7 शिखर सम्मेलन 2022 के प्रमुख बिंदु। G7 के इस शिखर सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य जलवायु में हो रहे परिवर्तन पर ध्यान देना है। वैश्विक परिदृश्य से। जर्मनी में हुए G7 के 48वें शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों ने वैश्विक अवसंरचना एवं निवेश भागीदारी पार्टनरशिप फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट योजना का अनावरण किया। इस योजना के तहत सदस्य देशों द्वारा वर्ष 2027 तक $600 बिलियन का वित्त जुटाया जाएगा। G7 देशों द्वारा शुरू की गई इस पहल को चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना के रूप में भी देखा जा रहा है। इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य गरीब देशों में महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं को वित्त पोषित करना व दुनिया के दूरस्थ देशों तक पहुंच बनाकर एक बड़े अंतर को भरना है। इसके अलावा इस योजना से सभी देशों की अर्थव्यवस्थाओं को मदद मिलेगी व विभिन्न देश कथित रूप से चीन के प्रभुत्व से बचने में सक्षम होंगे। क्या है बेल्ट रोड इनिशिएटिव BRI? BRI एशिया, यूरोप तथा अफ्रीका के बीच भूमि और समुद्र क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए चीन द्वारा संचालित परियोजनाओं का एक सेट है। इस परियोजना की परिकल्पना 2013 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने की थी। हालांकि चीन इस बात से इनकार करता है, लेकिन इसका प्रमुख उद्देश्य चीन द्वारा वैश्विक स्तर पर अपना भू राजनीतिक प्रभुत्व कायम करना है। BRI को सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट और 21वीं सदी की सामुद्रिक सिल्क रोड के रूप में भी जाना जाता है। BRI पहल चीन द्वारा प्रस्तावित एक महत्वाकांक्षी आधारभूत ढांचा विकास एवं संपर्क परियोजना है, जिसका लक्ष्य
चीन को सड़क, रेल एवं जलमार्गों के माध्यम से यूरोप, अफ्रीका और एशिया से जोड़ना है। यह कनेक्टिविटी पर केंद्रित चीन की एक रणनीति है जिसके माध्यम से सड़कों, रेल, बंदरगाह, पाइपलाइनों और अन्य बुनियादी सुविधाओं को जमीन एवं समुद्र से होते हुए एशिया, यूरोप और अफ्रीका से जोड़ने की कल्पना की गई है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य चीन को सड़क मार्ग के जरिए पड़ोसी देशों के अलावा यूरोप से जोड़ना है ताकि वैश्विक कारोबार को बढ़ाया जा सके। भारत और G7 शिखर सम्मेलन के लिए जर्मनी के निमंत्रण को भारत और जर्मनी के बीच घनिष्ठ साझेदारी की परंपरा को बनाए रखने की दिशा में एक और कदम के रूप में देखा जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक भारत G7 शिखर सम्मेलन में एक नियमित आमंत्रित देश बन गया है, क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत को दुनिया के सामने आने वाली चुनौतियों को हल करने के लिए किसी भी निरंतर प्रयास का हिस्सा बनने की ज़रूरत है। न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के समन्वयक जॉन किर्बी ने बैठक से पहले कहा था कि भारत को इस वजह से आमंत्रित किया गया क्योंकि सम्मेलन का एजेंडा गहन और विविध है और यह रूस से उन्हें अलग करने की कोशिश करने के बारे में नहीं है। करंट अफेयर्स में बात करेंगे प्रशांत चंद्र महालनोबिस PC महालनोबिस के बारे में। चर्चा में क्यों? 29 जून को प्रशांत चंद्र महालनोबिस के जन्म दिवस को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया गया। चलिए अब जान लेते हैं प्रशांत चंद्र महालनोबिस जी के बारे में। प्रशांत चंद्र महालनोबिस एक प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक एवं सांख्यिकीविद थे। इन्हें दूसरी पंचवर्षीय योजना के अपने मसौदे के कारण जाना जाता है। प्रशांत चंद्र महालनोबिस दूरी, जो कि एक सांख्यिकी माप है, के लिए भी प्रसिद्ध है। इन्होंने 1939 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की, जो कि सांख्यिकी का शिक्षण, सांख्यिकी में अनुसंधान तथा अन्य वैज्ञानिक व सामाजिक विधाओं में सांख्यिकी का अनुप्रयोग करने का कार्य करता है। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। आइए अब जान लेते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस और इसका इतिहास। भारत में हर साल 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। यह दिवस भारत में सांख्यिकी विज्ञान के पिता कहे जाने वाले प्रशांत चंद्र महालनोबिस के जन्मदिन के अवसर पर उनके योगदान को समर्पित करते हुए मनाया जाता है। महालनोबिस ने 1950 में राष्ट्रीय सैंपल सर्वे और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पहली बार 29 जून 2007 को आर्थिक नियोजन और सांख्यिकी विकास के क्षेत्र में प्रोफेसर PC महालनोबिस के उत्कृष्ट योगदान को स्वीकार करने के लिए मनाया गया था। 29 जून को उनकी जयंती को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में चुना गया था और इसके लिए एक अधिसूचना पहली बार 5 जून 2007 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2022 की थीम। भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2022 का विषय सतत विकास के लिए डेटा है। दोस्तों, अभी 29 जून बीता है और इस 29 जून को हमारे पूरे देश में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया गया। ये दिवस PC महालनोबिस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस के जन्मदिन को मनाया जाता है। दोस्तों, ये वीडियो मैंने आपके एग्ज़ाम पर्पज़ या आपके नॉलेज पर्पज़ से तैयार किया है, तो प्लीज़ वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और साथ में अगर आपको अपनी राय, अपना ओपिनियन देना हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमें दे सकते हैं। साथ में अगर आपने वीडियो को या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को देखते रहें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।